हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ आपका कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। ये अलजेब्रा की पहली क्लास है जिसमें हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस में आने वाले टर्म्स को जानेंगे। जैसे मान लीजिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं आचर। हिंदी में हम कहते हैं आचर मीन्स होता है जो फिक्स हो, बदले ना। जितने भी नंबर होते हैं इंक्लूडिंग जीरो, जितने भी नंबर होते हैं वो सभी आचर होते हैं क्योंकि ये बदलते नहीं हैं। इसकी एक फ़िक्स वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 3 पेन या 3 रुपए, तो वो एक फ़िक्स वैल्यू है कि हम 3 पेन की बात कर रहे हैं। ये एक एक्चुअली में क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी जिसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो। हम बोल सकते हैं एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू या एक निश्चित आंकिक मान हो, उसे ही हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो जितने नंबर्स होते हैं वो सभी कांस्टेंट होते हैं जीरो को मिला करके। ऐसे ही वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स होता है चर। वेरिएबल मीन्स जो वेरी करता हो या बदल सकता हो, फिक्स ना हो। जितने भी लेटर्स हैं ए से ले करके जेड तक, जितने भी लेटर हैं वो सभी वेरिएबल हैं। एक्चुअली में इनको हम अलजेब्रिक टर्म बोलते हैं। इसी अलजेब्रिक टर्म का यूज करने की वजह से ही इसका नाम अलजेब्रा पड़ा है। या इसको हम बीजगणितीय पद भी बोलते हैं, उससे बीजगणित इसका नाम हो गया है। तो दोनों चीज़ें जान लीजिए। तो वेरिएबल, चर, वेरिएबल, इसी वेरिएबल्स का यूज होता है अलजेब्रा में। कोई क्वेश्चन हम कैसे जान पाते हैं कि ये अलजेब्रा का है? जैसे लिखा हुआ है 5x + 10 = 30। आप इसको देख करके बता देंगे कि ये अलजेब्रा या बीजगणित का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें x लिखा हुआ है। मतलब इस ABCD वाले में से कोई चीज़ यूज हुआ है। ए से लेकर के जेड तक कुछ भी आता है तो उन सभी को हम वेरिएबल बोल देते हैं। और उन वेरिएबल्स का जिसमें यूज हुआ रहता है वो अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है। और इसकी जो वेरिएबल्स होते हैं ये इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं? वेरिएबल मतलब जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू ही ना हो। जैसे आप क्या ए को बोल सकते हैं ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, ऐसे बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ना ही आप कह सकते हैं ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, इसकी 30, ऐसे नहीं कह सकते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन जैसा होगा वैसी इसकी वैल्यू हो जाती है। यही वजह है इसका नाम वेरिएबल है। और इसका नाम कांस्टेंट है क्योंकि ये फिक्स है। यहाँ 2 लिखा है तो 2 ही है। ये इसका नंबर फिक्स है। हम मान लीजिए 2 रुपये की बात कर रहे हैं तो 2 रुपये उसकी क्वांटिटी है। उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा 2 रुपये है, वो बता रहा है, वो बदलेगा नहीं। यहाँ क्या है, एक्स की कोई वैल्यू है क्या? क्या हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ 10 होगी या 20 होगी? नहीं, ये क्वेश्चन पे डिपेंड है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 5x + 10 = 30। तो अब बताइए ये जो है x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिससे 30 आया होगा? तो 10 ये है। अगर ये 20 हो जाए तो 20 और 10 30 हो जाएगा। तो इसको 20 बनाने के लिए आपको x की जगह पर 4 पुट करना होगा। तो 5 × 4 20 और +10 30 हो गया, है ना? तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 हो गई इस समय। लेकिन यहाँ पर 30 की जगह पर अगर मैं 50 कर दूँ, क्या अब भी x की वैल्यू 4 रहेगी? अब x की वैल्यू आप 4 रखेंगे तो ये 20, 10, 30 ही तो रहेगा टोटल, जबकि यहाँ लिखा 50 है। आपको 50 बनाना है, इसके लिए आपको कोई दूसरी जो है वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे मैं x की वैल्यू अगर 8 लिख दूँ तो 8 × 5 40 हो जाएगा, +10 50। मतलब अब x की वैल्यू 8 हो गई। ऐसे ही यहाँ कोई दूसरा नंबर आएगा फिर x की वैल्यू बदल जाएगी। यानी यही वजह है कि मतलब लगातार ये बदलती रहती है। और इसको हम चर बोल देते हैं, जो फिक्स ना हो, चर हो, जो चलती हो, कुल मिला करके जो बदलती हो लगातार। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए x² y² = x² y², ऐसे करके लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, इससे नहीं मतलब होता है। आप x की कोई वैल्यू, y की कोई वैल्यू लिखिए। हाँ, ये x की जो वैल्यू y की यहाँ रख रहे हैं वही यहाँ भी रख दीजिए। तो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू ज़रूर होगी जिस पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। अगर यहाँ पर आप 2 कर देंगे तो हो सकता है फिर ना हो, फिर xy की वैल्यू बदल जाएगी, आपको दूसरा xy मानना पड़ेगा या और कुछ। मतलब जब भी आप चेंज करेंगे कुछ भी, आपको x और y की वैल्यू भी चेंज हुई मिलेगी। एक और टर्म है जो बिल्कुल कॉमन है, क्वेश्चंस में हमेशा मिलता ही है, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी मीनिंग होती है बीजगणितीय व्यंजक, या केवल हम व्यंजक लिख देते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या है? जैसे मैं इसको लिख दूं 3x + 4x, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक मैथमेटिक्स का सेंटेंस है, एक वाक्य है।
ये क्या कह रहा है, 3x में 4x को ऐड करिए, ये इसकी भाषा है, ये बोल रहा है, कह रहा है 3x में 4x को ऐड करिए, या मैं लिख दूँ 3x इंटू 4x ऐसे, तो ये इससे आपको पता चला कि 3x में 4x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही तो ये कह रहा है। मतलब वो सेंटेंस है एक तरह का, इसमें इक्वल या बराबर का चिन्ह लगा होना जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर देखिए इन चीज़ों का, इन चारों में से किसी भी चीज़ का यूज अगर हो तो उसे आप एक्सप्रेशन बोल सकते हो। इन चीज़ों में से किसी एक का यूज हो, चारों का यूज हो, दो का यूज हो, बस केवल इसका यूज हो जाए अलजेब्रा में, तो ये व्यंजक बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। आप और कोई एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 3x डिवाइडेड बाई 4y, ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें इन चारों साइन में से कोई एक साइन आया हुआ है। इसमें इक्वल का साइन ना लगा हो या लगा हो, लेकिन इन चारों में से किसी चीज़ का यूज हुआ हो, उसे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं, क्योंकि ये एक सेंटेंस है। यहाँ पर कह रहा है 3x में 4x को ऐड करिए, तो एक भाषा हो गई ना, तो इस तरह से ये हो गया आपका व्यंजक। अब हम देखेंगे इक्वेशन, इक्वेशन या इसको हम कहते हैं समीकरण, समीकरण। तो समीकरण के लिए पहले मैं एक जो है समीकरण लिख ही दूं, एक इक्वेशन लिख दूं। इसमें क्या होता है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होती है, इक्वल होती है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा है, चिन्ह भी लगा है बराबर का, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये 17 है तो ये भी 17 ही है। अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब यही हुआ ना कि दोनों अगर बराबर ही है, तो ये 17 है तो ये भी 17 है। अब x की कौन सी ऐसी वैल्यू लिखें कि ये 17 हो जाए, तो आप सोच के बताइए x की कौन सी वैल्यू यहाँ पर लिख दें कि ये 17 हो जाए। तो हम कहेंगे x की वैल्यू आप 2 रख दीजिए, 2 लिख दीजिए, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 प्लस 7 17। तो यहाँ पर देखें आप कि 2 रखने पर 17 हो जा रहा है, लेकिन क्या x की वैल्यू 3 रखने पर भी 17 हो जाएगा? दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे? नहीं होंगे। यानी x की किसी वैल्यू पर अगर लेफ्ट हैंड साइड x की किसी वैल्यू पर, मतलब किसी एक निश्चित वैल्यू पर, वो सभी वैल्यू पर नहीं, किसी निश्चित वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। x की किसी वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं, चाहे वो इक्वेशन ऐसा ही क्यों ना हो। मान लीजिए ये लिखा हुआ है ऐसे, या होल स्क्वायर ना भी लगा हो। अब ये क्या है, ये भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है। 9xy जितना है उतना ही 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर भी है। ये और ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम है। x और y की हम कोई वैल्यू लेंगे, अपने आप से एज्यूम करेंगे, कोई वैल्यू रखेंगे, किसी न किसी वैल्यू पर दोनों बराबर हो जाएगा। हाँ, x और y की जो वैल्यू आप यहाँ लिए हैं वही x y की वैल्यू इस साइड में भी लीजिएगा, तब ऐसा होगा कि हाँ। तो x और y की किसी निश्चित वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब इक्वल हो जाता है तो उसे हम इक्वेशन बोल देते हैं। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी या इसको हम कहते हैं सर्वसमीका। जितने फार्मूले होते हैं जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो भी होते हैं ये सभी क्या हैं, सर्वसमीका या आइडेंटिटी हैं। आइडेंटिटी की क्या खासियत होती है कि जैसे अभी इक्वेशन आपने देखा, इक्वेशन में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है x की या ए बी की किसी निश्चित वैल्यू पर। मतलब कोई वैल्यू होगी, वो हो सकता है कि वैल्यू 2 हो और b की वैल्यू 3 हो, तभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा। ये इक्वेशन की खासियत है, वो किसी निश्चित वैल्यू पर ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होता है। लेकिन आइडेंटिटी की खासियत होती है ये a और b की, या x होता है यहाँ पर तो x की, a और b की किसी भी वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है। आपने मान लीजिए यहाँ पर 1 लिया, यहाँ 2 लिया, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 2 रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा। आपने a की वैल्यू 10 ले ली, b की वैल्यू 20 ले ली, और यही 10 और 20 यहाँ भी रखा, तो इसको सॉल्व करने पर जो ये सॉल्व होने पे आएगा वही ये भी सॉल्व होने पे आएगा।
तो आपने जाना आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस। अब हम जानेंगे टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन या व्यंजकों के पद। आपने देखा व्यंजक किसको बोलते हैं, जो प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन एडिशन इन सारी चीज़ों की, चारों चीज़ जो भी हैं ये चारों चीज़ों के साथ प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इन चारों चीज़ों में से किसी भी चीज़ के साथ जब अटैच होता है उसे ही हम एक्सप्रेशन या व्यंजक बोलते हैं। उसके टर्म्स कितने हैं, उसमें टर्म्स कितने हैं ये हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है केवल x लिखा हुआ है, तो इसमें कितने टर्म हैं या कितने पद हैं, तो आप कहेंगे एक पद है, ठीक है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 4x, अब कितने पद हो गए, कितने टर्म्स हो गए, अब भी एक ही पद है, एक साथ अटैच है, ठीक है, इसको एक टर्म बोलेंगे। लिखा हुआ हो मान लीजिए 3x² yz, अब कितने टर्म्स हैं, अब भी एक ही टर्म या एक ही पद है, ठीक है, इसको एक टर्म बोलते हैं। लिखा हुआ है x + y, अब इसमें दो टर्म हो गए। तो टर्म या पद बताने के लिए उसमें केवल प्लस, वो व्यंजक अलग था, उसमें चारों में से कोई चीज़ आ जाए तो वो व्यंजक हो जाता था। लेकिन टर्म जानने के लिए इस व्यंजक में कितने पद हैं, कितने टर्म हैं, उसके लिए प्लस या माइनस के साथ अटैच होना चाहिए। मल्टीप्लाई लगा हुआ हो तो वो अलग नहीं हो सकता है। जैसे लिखा हो x² × 4x, तो हम अगर पूछें इसमें कितने टर्म या कितने पद हैं, तो आप कहोगे एक ही है, ये पूरा मिला करके एक है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर के एक साथ हो जाएगा। तो जब पद की बात करेंगे टर्म की, तो ये एक ही है। लेकिन जब x + y लिखा हुआ है, चाहे x + y लिखा हो चाहे x - y लिखा हो, इसमें दो पद हो गए, दो टर्म हो गए। टर्म तब बदलेगा, उसकी संख्या तब ज़्यादा बढ़ेगी जब उसमें प्लस और माइनस के साथ वो अटैच होगा। लिखा हुआ है 4x² y - 3y² z + 2, इसमें कितने टर्म हुए, एक टर्म ये हो गया। प्लस या माइनस के साथ जब वो सेपरेट होता है, अलग होता है, तो वो दूसरा टर्म हो जाता है। फिर प्लस के साथ अलग हुआ तो ये तीसरा टर्म हो गया। तो इसमें कितने टर्म हो गए, तीन टर्म हो गए कुल मिला करके। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + x + y² z - 12x, ये लिख दिया मैंने, अब इसमें बताइए टोटल कितने टर्म हैं, तो 1 2 3 4, कुल मिलाकर के कितने टर्म हैं, इसमें 4 टर्म हो गए हैं। अब एक चीज़ और जो हमें जानने की ज़रूरत होती है वो है कोफिशिएंट या गुणांक। लिखा हुआ है यहाँ पर 5x से क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए आप x का गुणांक बताइए, x का कोफिशिएंट बताइए, तो x को छोड़ करके जो कुछ बचता है वही आपका x का गुणांक है। तो x को छोड़ करके क्या बचा है, 5 बचा है, 5 बचा है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5। अगर लिखा होता -5x, अब x का कोफिशिएंट क्या हो जाता, तो आप कहते -5 हो जाता, ठीक है। अगर लिखा हुआ है 3xy, ऐसे लिखा है, अगर हम पूछें कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट या x का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे x को छोड़ करके जो कुछ भी बचा हुआ है वही x का कोफिशिएंट है। तो x को छोड़ करके बचा है 3 और y, तो आंसर हो जाएगा आपका 3y। x का कोफिशिएंट क्या है, 3y। अगर हम पूछें y का कोफिशिएंट क्या है, y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक हो जाएगा 3x। और एक देखिए 3 - 5x² yz, ये है एक क्वेश्चन। इसमें हम पूछें x² का कोफिशिएंट क्या है, इसमें x का कोफिशिएंट नहीं पूछेगा। जब उसमें पावर लग जाती है तो चूंकि x² का मतलब क्या हुआ, x का 2 बार मल्टीप्लाई, x × x, तो x² लिखने पर कभी भी क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि आप x का कोफिशिएंट बताइए, क्योंकि 2 बार आया हुआ है वो। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट पूछेगा हमेशा, ठीक है, x² का, वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा x का कोफिशिएंट पूछना। यहाँ x² का कोफिशिएंट आपको पूछेगा, x² का गुणांक पूछेगा। तो x² का गुणांक आप बताइए क्या होगा, -5yz। इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए और जो भी उसके साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो x² को छोड़ करके क्या बचा है, -5yz। अगर इसके साथ में -7y और ऐड होता तो क्या कोफिशिएंट बदल जाता। हम पूछते x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहते -5yz। उसके प्लस माइनस से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हमें जो चीज़ें मल्टीप्लाइड फॉर्म में हैं, एक साथ जो अटैच हैं, केवल उन्हीं के साथ देखा जाता है। हम पूछें z का कोफिशिएंट क्या है, z का, तो z का कोफिशिएंट हो जाएगा -5x² y।
y का कोफिशिएंट क्या है, y का, तो -5x² z। तो आपको कोफिशिएंट निकालना आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। z, अब बताइए यहाँ पर x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, x पावर 4 का 3y पावर 4 z। z का क्या होगा 3x पावर 4 y पावर 4, y पावर 4 क्या होगा 3x पावर 4 z। ये इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं सजातीय पद या लाइक टर्म। सजातीय पद मतलब जो एक ही जाति का हो, एक ही तरह से बिल्कुल दिखता हो, उसे हम सजातीय पद बोलते हैं या लाइक टर्म बोल देते हैं। तो सजातीय पद कैसे होते हैं, जैसे लिखा हुआ हो x और x, क्या ये दोनों सजातीय पद हैं? तो बिल्कुल हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह के दिख रहे हैं, इसलिए सजातीय पद हैं। यहाँ पर लिख दूँ मैं x, एक x है एक 4x है, क्या अब ये सजातीय पद है? तो ये जान लीजिए आप कि इसके नंबर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अलजेब्रिक टर्म, जो ये आपका आपने वेरिएबल भी जान लिया है। वेरिएबल किसे बोलते हैं, ए से लेकर के जेड तक जो भी लेटर्स होते हैं वो सभी वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर ये एक्स वेरिएबल है, तो कोई भी वेरिएबल को हम चेक करते हैं कि वो सजातीय या लाइक टर्म है या नहीं है। तो यहाँ पर x है, यहाँ 4x है, नंबर बदल गया है, तो नंबर के बदल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो वेरिएबल है, जो चर है, वो चर तो अब भी वही है, इसलिए ये अब भी लाइक टर्म है। यहाँ पर मैं लिख दूँ -5x और 4x, क्या अब भी ये लाइक टर्म है? तो आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ भी x का यूज हुआ है, यहाँ भी x का यूज हुआ है, एक ही तरह के चर का या वेरिएबल का यूज हुआ है, नंबर चेंज हो गया है, तो नंबर चेंज होने से वो बदल नहीं जाता है, लाइक ही रहता है, लाइक टर्म ही होता है। अगर मैं बोलूँ x² y और yx², क्या ये दोनों लाइक टर्म हैं? तो आप कहोगे हाँ, कैसे, x² y, यहाँ yx²। देखिए x पर 2 पावर है, यहाँ भी x पर 2 है, यहाँ y सिंगल पावर, यहाँ भी सिंगल मतलब y है। तो ये 2 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, चाहे 3 में 2 से, क्या कोई अंतर आ जाता है? सेम ही आंसर आता है। तो वैसे यहाँ भी तो हुआ है, x² y की जगह पे yx², मतलब x² को बाद में लिख दिया गया है, y को पहले लिख दिया गया है, तो आंसर तो है नहीं, मल्टीप्लाई करने पे आंसर तो वही आएगा। इसका मतलब हुआ ये अब भी लाइक टर्म है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। और यहाँ पर अगर मान लीजिए माइनस का हम साइन यूज कर दें, तो क्या अब ये लाइक टर्म रहेगा? अब भी लाइक रहेगा, उसके साइन से, उसके चिन्ह से, उसके नंबर से, उसमें नहीं फ़र्क पड़ता है, सिर्फ चर या वेरिएबल से फ़र्क पड़ता है। यहाँ मैं 4 लिख दूँ, अब भी ये लाइक टर्म है, अब भी ये दोनों एक ही तरह के हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ xyz और एक दूसरा है yx²z, तो क्या ये अब लाइक टर्म है? अब देखिए यहाँ x² है, y है, z है, यहाँ पर क्या है, यहाँ y है, फिर x² है, फिर z है, तो दोनों सेम ही चीज़ें तो यूज हुई हैं दोनों में, x² यहाँ और यहाँ, y यहाँ, यहाँ z यहाँ भी, तो इसका मतलब हुआ ये लाइक टर्म है दोनों। अब देखते हैं अनलाइक टर्म क्या होते हैं। अनलाइक टर्म मतलब जो बिल्कुल अलग हों, जैसे लिखा हुआ हो x और y, तो x और y क्या हैं, अनलाइक हैं, क्योंकि ये विजातीय है, मतलब अलग जाति के, बिल्कुल देखने में अलग हैं। ये लिखा हुआ है एक तरफ x² और एक लिखा है y², ये भी अनलाइक हैं। एक लिखा हुआ है x² y और एक लिखा हुआ है xy²। अब बताइए क्या ये अनलाइक हैं? तो बिल्कुल हैं। देखिए x² y, यहाँ x पर 2 पावर है, देखिए नंबर बदल देने से कोई दिक्कत नहीं होती है, वो लाइक रहता है, लेकिन पावर या घात बदल दोगे तो आप अनलाइक हो जाएगा, वो लाइक नहीं रह जाएगा, एक ही तरह का वो नहीं रह जाएगा, वो विजातीय पद बन जाएगा। यहाँ पर देखिए x पावर 2 है और यहाँ x पावर 1 है, यहाँ y है, यहाँ y² है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, इसलिए अनलाइक हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं और एक एग्जांपल x² yz, यहाँ y² xz। अब बताइए क्या ये लाइक टर्म है? तो बिल्कुल लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ x पर 2 पावर लिखा है, यहाँ x पर 1 पावर लिखा है, यहाँ y पर सिंगल पावर है, यहाँ 2 पावर है। पावर अगर बदल चुकी है तो वो लाइक नहीं रह जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x² y और यहाँ है xy, क्या ये लाइक टर्म है? देखिए x यहाँ भी यूज है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो x y, यही चीज़ तो मैंने बताया था कि आप जो है वेरिएबल चेक करिए, तो
तो वेरिएबल चेक करके देख लीजिए, तो यहाँ दोनों वेरिएबल मैच कर रहा है, तो क्या ये लाइक हो गया? क्या ये सजातीय पद हो गए दोनों? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें पावर का डिफरेंस है। भले ही x यहाँ भी है, यहाँ y है, यहाँ y है, लेकिन इसका पावर बदल गया तो अब वो विजातीय या अनलाइक टर्म हो जाएंगे, वो अब सजातीय पद नहीं रह जाएंगे। ऐसे ही मैं लिख दूँ 3xy² z, और आप लिख दीजिए यहाँ पर 4x² y² z²। अब यहाँ देखिए x y z तीन चीज़ों का यूज यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, लेकिन पावर का डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर 2 नहीं है, जबकि यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी अनलाइक टर्म हो जाएगा। और एक चीज़ बता दूं कि ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने में हमेशा लाइक टर्म का ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, अनलाइक का नहीं हो सकता है। मतलब अगर x लिखा हुआ है तो x के साथ ही ऐड होगा, x y के साथ नहीं ऐड हो सकता है। कि यहाँ पर अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 4x + 3y, तो x और y जो है यहाँ इन 4 और 3 को सेवन नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अनलाइक टर्म है। ये यहाँ x है, यहाँ y है, तो अनलाइक या विजातीय हैं, तो विजातीय पदों का जोड़ना संभव नहीं है, सिर्फ सजातीय पदों का ही जोड़ना संभव है। करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3a, तो 3a की क्या मीनिंग है? a को 3 बार ऐड किया गया है। 3a का मतलब है a को 3 बार ऐड किया गया है। लिखा हुआ है अगर 2x², इसका मतलब हुआ x² को 2 बार ऐड किया गया है। जो भी कुछ लिखा हुआ हो, अगर लिखा होता a² b², 2a² b², तो मतलब a² b² 2 बार आया हुआ है। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है x3, तो इसका मतलब हुआ x को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर अगर 3x या 3a लिखा था, तो उनको 3 बार ऐड किया गया है, 1 2 3, और यहाँ 3a लिख दिया गया है। और यहाँ पर क्या है, x पावर 3 था, इसकी जितनी पावर रहती है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ x पावर 4 अगर लिखा होता, तो इसका मतलब होता कि x को 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे x पावर 4 जितना पावर है उतनी बार गुणा, और यहाँ जितना नंबर लिखा है उतनी बार उनको ऐड किया गया है। ऐसे ही मैं लिख दूँ अगर माइनस वही चीज़ बार बार यूज कर रहा हूँ, बदल दूँ, -a का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है -a को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, -a, इसका 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि 3a लिखे होने में और x पावर 3 या a पावर 3 होता अगर ये, तो सेम ही चीज़ हो जाता। 3a और a पावर 3 दोनों में डिफरेंस क्या है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐड कर